अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज बड़ी खुशी के साथ ये बात मैं बताने जा रहा हूँ कि हमारे शहर पाचोरा में एक नौजवान है जिसका नाम इमरान अज़ीज़ ख़ान है। इस नौजवान ने एमपीएससी एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई किया है, इसको बड़ी कामयाबी मिली है। तो आज इसी बात को लेकर हम जलगांव से पाचोरा आए हैं। आरिफ भाई जो नेशनल मार्बल वाले हैं, इनकी मदद से हम यहाँ पर पहुँचे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनको जज़ाए खैर दे कि एजुकेशन और तालीम किस तरीके से हासिल करें। एक कुछ मुख्तसर बात आज इमरान खान अज़ीज़ ख़ान से हम करेंगे कि इनके घरेलू मसाइल, इन्होंने तालीम कैसे हासिल की, बुनियादी तालीम, कॉलेज की तालीम, और ये सारा यहाँ तक कि जो उनका सफ़र रहा कैसे रहा, फिर आगे इनका क्या इरादा है, इस तरीके से हम इनसे बात करेंगे। तो इमरान खान अज़ीज़ ख़ान, इनसे मैं पहले पूछना चाहता हूँ कि आप अपना तारुफ मुख्तसर वक्तों में करवाएँ। जी, मेरा नाम इमरान खान अज़ीज़ ख़ान, मैं पाचोरा से बिलोंग करता हूँ। और मेरा जो प्राइमरी जो एजुकेशन हुआ वो ज़िला परिषद उर्दू स्कूल में हुआ 4वीं तक। उसके बाद में मैंने हाई स्कूल के लिए एंग्लो उर्दू हाई स्कूल में एडमिशन लिया। वहाँ से मैं 8वीं तक तालीम की और फिर न्यू उर्दू हाई स्कूल जूनियर कॉलेज में मैं 9वीं से 12वीं तक मेरा एजुकेशन हुआ। और अल्लाह का करम था कि मैं पहले से ही फर्स्ट आता था स्कूल में। अच्छा। और वहाँ से मुझे पता चला कि एमपीएससी के भी एग्ज़ाम रहते हैं। तो मेरी दिली ख्वाहिश थी पहले से कि मैं एमपीएससी के एग्ज़ाम क्लियर करूँगा, पर कुछ घरेलू मसले थे जिसकी वजह से मुझे जल्दी जॉब का मसला आने लगा जैसे जैसे मैं आगे। उसके बाद में मैं एलएलबी का एडमिशन करना चाहता था, लेकिन कुछ मसलों से मेरा एलएलबी का एडमिशन नहीं हुआ। तो फिर मैंने उसके बाद में बीए को एडमिशन लिया, जो कि यहाँ पे एमएम कॉलेज में पाचोरा की यहाँ पे। फिर वहाँ से बीए में मैंने 3 साल टॉप किया एमएम कॉलेज में, और यूनिवर्सिटी को भी मैं सेकंड था इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर। तो वहाँ से मेरी एग्ज़ाम एमपीएससी की तैयारी थी, लेकिन बट कुछ वजह से मैंने पुलिस भर्ती ट्राई की, जिसमें मुझे 2016 के अंदर धुलिया SRPF में मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर वहाँ से ड्यूटी पे करते हुए भी मैंने, जैसे 8 घंटे रोज़ की मेरी ड्यूटी रहती थी, तो ड्यूटी पे से आने के बाद भी मैं कंटिन्यू पढ़ाई करता था। और रोज़ के मेरे 8 से 10 घंटे ड्यूटी करने के बाद में मैं 4 से 5 घंटे रोज़ की पढ़ाई करते रहता था कंटिन्यू। और ये मेरा 3 एग्ज़ाम था कंटिन्यू चलता। तो फिर मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर किया अभी। तो आपने जब एमपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे थे उससे पहले ना आपकी क्या सिचुएशन थी, क्या लग रहा था कि आपको मैं इसमें क्वालिफाई कर पाऊंगा या नहीं? क्योंकि बहुत सारे लोग मसाइल को लेकर पीछे हट जाते हैं, डर जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का मतलब ही है कि कंपटीशन, यानी पूरे महाराष्ट्र का कॉम्पिटिशन रहता है एमपीएससी का। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मैं हमेशा स्कूल में फर्स्ट आता था, तो ऐसे अपने ऐसे बच्चे कई रहते हैं पूरे महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कई स्कूल है क्या जिसमें कई बच्चे टॉप करते हैं और कई टैलेंटेड बच्चे रहते हैं, तो वो बच्चों से अपना कंपटीशन रहता है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की एक डेयरिंग भी आती है इंसान के अंदर, क्या एक लास्ट तक लड़ने की हिम्मत देता है वो। और उसके अंदर कई स्टेज रहते हैं, जैसे प्रीलिम पेपर, मेंस। तो ये दोनों पास होने के बाद भी इंसान आखिरी हद तक नहीं बोल सकता कि मैं कामयाब होऊंगा, ऐसे गारंटी नहीं। लेकिन आपके जो कुछ घरेलू मसाइल भी बीच में आएंगे, जैसे हमारे जो बहुत सारे नौजवान हैं, बहुत सारे तलबा स्टूडेंट्स हैं, वो इनको लेकर जो पीछे हट जाते। तो लेकिन आपने एमपीएससी एग्ज़ाम को पास किया और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से आप पाचोरे के किस इलाके में रहते हैं, घर की परिस्थिति क्या है, लेकिन उसके बाद भी आपने जो है तो एमपीएससी एग्ज़ाम में हिस्सा लिया और उसको पास भी किया। तो अब वो बच्चे जो अपने मसाइल को लेकर डर जाते हैं, आगे बढ़ते नहीं, तो उनके लिए उनकी सोच क्या, उन्होंने सोचना चाहिए, किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए? मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैं 2016 में मेरा धुलिया पुलिस के अंदर सिलेक्शन हुआ था, इससे पहले, तो उससे पहले मैंने मिस्त्री काम भी किया और यहाँ पे हार्डवेयर की दुकान पे काम भी किया। तो जो मसले आते हैं उससे लड़ने की अपने अंदर डेयरिंग होना चाहिए कुछ करने के लिए, तो अल्लाह ताला आसानी करता है। तो अब इसके बाद जो है एमपीएससी एग्ज़ाम पास करने के बाद आगे आपका क्या इरादा है, और आगे तालीम जारी रखेंगे या फिर नहीं? इंशाल्लाह कभी मुझे मौका मिला तो मैं यूपीएससी के लिए ट्राई करना चाहता हूँ। अच्छा, आगे यूपीएससी? हाँ, यूपीएससी। माशाल्लाह, हम तो अभी से मुबारकबाद देते हैं यूपीएससी के लिए कि अल्लाह तबारक व तआला इनको आगे जितने भी मिशन है इसमें हर एक में कामयाबी नसीब फरमाए। तो आपने जब इसका एमपीएससी का एग्ज़ाम दिया, कितने सारे तलबा थे, कितने लोगों ने इसमें पास किए? ये जो मैंने कंबाइन के एग्ज़ाम दिया था एमपीएससी के, तो इसके अंदर जो प्रीलिम का पेपर था उसमें 1 लाख से तकरीबन फॉर्म थे। अच्छा। हाँ, और फिर वो प्रीलिम से मेंस के लिए ना जगह के हिसाब से डिवाइड होते हैं।
उतने बच्चे को क्वालिफाई करते। फिर मेंस के बाद में वो इंटरव्यू और फिजिकल के लिए पीएसआई के लिए फिजिकल भी टेस्ट रहता है लास्ट में, तो इसके लिए वो एक जगह के लिए 4 बच्चे लास्ट में क्वालिफाई करते हैं। उसके बाद में फाइनल सिलेक्शन लिस्ट लगती है। अच्छा, तो अभी जैसे कितने तलबा उसके अंदर आए हैं? अभी ये पूरे महाराष्ट्र में 250 जब वैकेंसी थी उसमें से मेरा 195 रैंक आया है अभी। अच्छा, माशाल्लाह। तो अभी फिर आगे की प्रोसेस क्या है, ट्रेनिंग वगैरह, जॉब वगैरह? अभी ट्रेनिंग मेरी नासिक में महाराष्ट्र पुलिस एकेडमी में 9 महीने के लिए ट्रेनिंग रहेंगी पीएसआई की। उसके बाद में मेरी कोई भी पोस्टिंग नहीं है पुलिस स्टेशन उसके बाद में posting? पोस्टिंग। और कोई सवाल? बस। तो एक ये भी सवाल जहन में आ रहा है कि हमारे जो नौजवान हैं जो तालीम हासिल कर रहे हैं, कोई 10वीं में है, कोई 12वीं में है, कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, तो अब उनके लिए इमरान खान से मैं गुजारिश करूँगा कि वो भी कोई पैगाम दे दे जवानों को। मेरी एक नौजवानों से दरख्वास्त है दरख्वास्त है कि जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो मैंने एक सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पढ़ा था, जो कि मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के 2005 के टाइम पे। तो जो दिल्ली हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे राजेंद्र सच्चर, तो उन्होंने एक रिपोर्ट सादर की थी जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी के समाजी माशी हालात पर उन्होंने एक रिपोर्ट सादर की थी। तो उसके अंदर जब मैंने पढ़ा था कि मुसलमान एक हिंदुस्तान के 14% एक आबादी रखता है और सर्विस में उनका 2.5% है, तो वो पढ़ के मुझे थोड़ा बुरा लगा था। और उसके बाद में उन्होंने सबसे बुरा तो मुझे इस बात पे लगा था कि उन्होंने बताया था कि पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे सिर्फ अपना एक बच्चा रहता है, अगर दूसरी कम्युनिटी के 100 बच्चे तो सिर्फ अपना एक ही बच्चा रहता है उस लेवल पे, और ग्रेजुएशन लेवल पे सिर्फ 2 बच्चे, 100 में से 2। तो ये बहुत ही एससी और एसटी कास्ट से भी अपनी नीचे कंडीशन है, जो कि इतनी बड़ी आबादी रखते हैं अपन देश के अंदर, और एजुकेशन के अंदर और सर्विस के अंदर भी इतना कम परसेंटेज है। तो जब हम गवर्नमेंट के अंदर हिस्सा नहीं लेंगे कोई भी चीज़ के अंदर, तो फिर हमारे हालात कैसे के सुधरेंगे। तो मैं यही दरख्वास्त करना चाहता हूँ नौजवान से कि ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन हासिल करें, और एजुकेशन हासिल करने का मकसद ये नहीं है कि सिर्फ सर्विस लगाना है, कौम के काम भी आना चाहिए। और जहाँ हम जितने अच्छी लेवल पे अहदों पे फाइज होंगे तो हम कम्युनिटी के ज़्यादा काम आ सकेंगे, जो कि आज हमारी हालत जैसे बदतर है, तो इंशाल्लाह उसमें सुधार आएगा कुछ ना कुछ। तो माशाल्लाह इमरान भाई ने बहुत अच्छी बातें यहाँ बताई है एजुकेशन तालीम के बारे में। हम जब तालीम हासिल कर रहे हैं तो हम शुरू से ही अपना प्लान बना लें कि भाई मुझे कलेक्टर बनना है, आईपीएस ऑफिसर बनना है, या एमपीएस देना है, ग्रेजुएशन करना है, वरना हमारे पास कोई प्लान नहीं होता। हमारे बच्चे 10वीं 12वीं पढ़ते हैं, उसके बाद जो है तो ठेला लगा लेंगे, कारोबार कर लेंगे, या घर का अपना कारोबार है तो घर वाले खुद कहते हैं कि तुझे तो यही कारोबार करना है। फिर दूसरी बात जहन में आती है कि हमको नौकरियाँ कहाँ मिलती है, ये सारी चीज़ें ये सब एक तरफ है। लेकिन जब आप ठान लें कि आपको कामयाब होना है, एजुकेशन हासिल करना है, तरक्की करना है, तो अल्लाह तबारक व तआला कामयाबी को आपके कदमों में लाकर डालेगा इंशाल्लाह। तो इसके लिए आप प्लान बनाए, मंसूबे बनाए। इमरान भाई ने सोच लिए थे कि मुझे एमपीएस का एग्ज़ाम देना है, मुझे पास करना है, और कितनी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने बताया, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के ताल्लुक से बताया कि उस वक्त मैंने सोचा कि अफसोस की बात है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर उनको कामयाबी नसीब फरमाई। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इनको सेहत और आफियत नसीब फरमाए, और आगे इनको जितने भी मिशन है उसमें कामयाबी नसीब फरमाए, और उम्मत के जो काम है अल्लाह तबारक व तआला इनसे लेने की तौफीक नसीब फरमाए।